वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो नंबर 7, जिसमें आपको पता ही है आपका जो सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी ये वीडियो रहेगी। एक नमूना प्रश्न पत्र है जो NIS की साइट से ही डाउनलोड किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से रिवाइज करके जाओगे ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ध्यान देंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये 39 का क्वेश्चन है। ठीक है, 38 क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 39 क्वेश्चन करेंगे। और आपने क्या करना है, जो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें देखो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था। अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ तक हो गया था। अब हमारा 40 वाला क्वेश्चन जो है वो चलेगा 40 नंबर। धर्म की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म जो है उसकी स्वतंत्रता किस लिए महत्वपूर्ण है वो आपने बताना है। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और बहुधर्म देश है और इन प्रावधानों का उद्देश्य मौलिक अधिकारों में प्रस्तावना में दिया गया है अपने सभी नागरिकों को विश्वास और आस्था, ठीक है, पूजा की स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं धर्म जो है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है धर्म हमारे लिए। तो हमारा जो आंसर है वो कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बहुधर्म देश है जिसमें बहुत सारे धर्म है। आपको पता ही है भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और इनका जो उद्देश्य जो दे रखा है हमारे मौलिक अधिकार में भी दिया हुआ है कि सभी लोगों को अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ठीक है, अपने सभी नागरिकों में विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। और ये साथ में मौलिक अधिकारों में यह भी बताया गया है कि इन नागरिकों को विश्वास और आस्था, पूजा, स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। तो धर्म की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति स्पष्ट करें। ठीक है, अब ये देखो मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था, आज फिर आ गया है यही क्वेश्चन दोबारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बार बार पूछे जाते हैं। ये कर्तव्य आचार संहिता की प्रकृति में है क्योंकि वे गैर न्याय संगत है, इसीलिए इन्हें पीछे कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। उदाहरण, एक आम नागरिक यह नहीं समझ सकता कि सामाजिक संस्कृति, समृद्ध विरासत, मानवतावाद या व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का मतलब उन्हें इन कर्तव्यों के महत्व का एहसास तभी होगा जब इन शर्तों को सरल बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कहते हैं जो ये कर्तव्य दिए गए हैं आचार संहिता की प्रकृति में वे न्याय संगत है और इनके पीछे कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। कहते हैं कि एक आम इंसान को यह समझ सकता है सामाजिक संस्कृति, समृद्ध विरासत और मानवतावाद। कहते हैं इन सब जितनी भी गतिविधियां हैं, तो एक जो मानव है ना, जो क्या कहते हैं मानवतावाद में कहते हैं इन कर्तव्यों को महत्व का एहसास नहीं होता। ये सारी जो चीजें हैं एक आम इंसान नहीं समझ सकता जब इन शर्तों को सरल बनाना जाएगा। तो जो मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है, उसकी आचार संहिता में उसकी प्रकृति क्या है। तो ये कहता है कि ये जो भारी भारी से जो ये चीजें दी गई हैं कि एक मानव की समझ से बाहर है, एक आम इंसान की समझ से बाहर है, वो तभी समझ पाएगा जब इन शर्तों को सरल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य थे। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बार में पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, भारतीय कम वेतन पर क्लर्क के रूप में काम करने को तैयार होंगे। ठीक है, कि भारत में अगर अंग्रेजी शिक्षा अगर आ गई तो भारत के लोग जो हैं कम वेतन में भी क्लर्क का काम करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, भारतीय एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो। ठीक है, इसमें कहा गया है भारतीयों का यानी कि इंडियन लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जाएगा जो अंग्रेजी जानेगा और अंग्रेजों के प्रति वफादार होगा। इसीलिए वो भारत में अंग्रेजी की शुरुआत करना चाहते थे, यही उनका उद्देश्य था। तीसरा,
अंग्रेजी संस्कृति को फैलाने के लिए अंग्रेजी शिक्षित भारतीय जनता का उपयोग करना। ठीक है, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी जितनी फैलेगी तो अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों जनता का उतना ही वो उपयोग करेंगे, क्योंकि जहाँ कंपनी वालों को यानी कि ब्रिटिश सरकार को पढ़े लिखे लोग अपने ब्रिटिश से मंगाने पड़ते थे, अपनी अपनी कंट्री से मंगाने पड़ते थे, वही लोग इंडिया में मिल जाएंगे। और वो लोग जब अंग्रेजी जानते होंगे तो उनसे वो कलर का काम भी ले लेंगे, साथ में वो उनसे वफादारी भी करेंगे और ऐसे जो शिक्षित भारतीय होंगे उनका वो उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करो। आपको पता ही है कि क्वेश्चन जो पीछे गया भी था, सत्यशोधक समाज वाला भी और रमाबाई वाला भी, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बनता ही है, हर बार क्वेश्चन आते ही है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये बताओ, भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन कि जो भारतीय समाज था, सुधार आंदोलन आए तो उनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहले देखेंगे, पहला नंबर है सुधार आंदोलन ने भारतीयों में सामाजिक धार्मिक चेतना पैदा की। ठीक है, क्योंकि जैसे सुधार आंदोलन आए तो लोगों ने क्या किया, समाज के अंदर और धर्म के अंदर चेतना पैदा हुई। नंबर 2, इन सभी सुधार आंदोलन ने सामाजिक धार्मिक विचारों की तर्क संगत समझ पर जोर दिया। ठीक है, कि जैसे आंदोलन आए तो भारतीयों ने क्या किया, सामाजिक विचारों की जो सही बात थी उनको समझने पर जोर दिया। भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और गौरव पैदा किया। ठीक है, तो ये चीजें थी कि उनके जो थे ये आंदोलन थे, तो भारत के प्रति आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और गौरव पैदा किया। तो ये आप कहोगे कि भारतीय समाज पर आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। आपको पता है ये जो आंदोलन आए थे, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, ये सारे, क्योंकि इसमें नारी शिक्षा और कुरीतियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज थी जिनके ऊपर इन लोगों ने काम किया। और जैसे ही नारी शिक्षा पर पंडिता रमाबाई ने भी किया, राजा राम मोहन राय ने भी किया। ठीक है, और समाज में बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ थी जिनका जो विरोध इन लोगों ने किया। तो लोगों ने पहले तो इस चीज को नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने इन चीजों को समझना शुरू कर दिया और इनकी बातों को मानना भी शुरू। तो वही कहा ना, समाज में और धर्म में चेतना का मतलब होता है जग जाना, कि जो सोए हुए लोग थे उनको जगाया। ठीक है, और जो सही बात थी, तर्क संगत बात यानी सही बात को समझा और अपने देश के जो थे लोग उनके प्रति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, गौरव पैदा किया। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, तो पहला कारक है जगह। सबसे पहले जगह की बात होती है। जलवायु का मतलब होता है कि वहाँ का वातावरण, कि भारत की जो जलवायु है, आपको पता ही है, हमारा जो पूरा भारत है उसमें हर जगह पे कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्म होती है। ठीक है ना, और कहीं पे लू चलती है तो कहीं सुहाना मौसम होता है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित कौन करता है, हर पूरे भारत में एक जैसा मौसम क्यों नहीं रहता, तो ये कहते हैं जगह की वजह से। अब जो जगह क्या कहते हैं, कश्मीर हो गया, ठीक है, श्रीनगर हो गया, बर्फ है, तो वहाँ का जो एरिया आसपास का वो तो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, समुद्र से दूरी, अब समुद्र जहाँ है तो ऑब्वियसली वहाँ बारिश भी होगी। ऊंचाई, जहाँ पे ज्यादा ऊंचाई है वहाँ पे ठंड होगी। पर्वत श्रृंखलाएं, जहाँ पर्वत है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ज्यादा पहाड़ है तो बारिश भी होती है वहाँ पे। सतही हवाओं की दिशा और हवाओं की दिशा, तो जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा भारत का जो जलवायु है वो जो है उसको काफ़ी चीज़ प्रभावित करने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हमारे 44 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, 44 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक कल तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।